हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हमने उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ा था। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय में मैंने आपको उसके 3 पार्ट करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक परिचय के 3 पार्ट करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा अभी भी तो आप वीडियोज़ में जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैंने उत्तराखंड की सामान्य जानकारियाँ बताई थी आपको कि उत्तराखंड की आपको सामान्य जानकारियाँ बताई थी। ठीक है, तो सामान्य जानकारियों में दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट बताए थे, और उत्तराखंड में विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, और कितनी सीटें कहाँ से हैं, कितने मंडल हैं। ठीक है, और कितनी तहसीलें हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम तहसील है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा तहसील है, सब बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, अब जाते हैं हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पे। ठीक है दोस्तों, यानी अगला टॉपिक है आपका उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अभी हम शॉर्टकट में थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में आपको आगे सिलेबस में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी पढ़ते हैं उत्तराखंड का इतिहास। अब देखते हैं उत्तराखंड का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। अब देखते हैं गुफाएं कौन कौन सी हैं, गुफाएं उत्तराखंड में कौन कौन सी है। ठीक है, एक होगी, पहला नंबर डाल के लिख दीजिए, लाखू गुफा। ठीक है, दूसरा नंबर डाल के लुएथाप। ठीक है, आदर लॉ वे थाप, लुएथाप गुफा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हो गया पेटसाल, पेटसाल। तो ये 3 गुफाएं होगी आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये तीनों होगी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, दूसरा डालेंगे ग्वारिख्या गुफा, ग्वारिख्या या ग्वारिख्या, ग्वारिख्या गुफा। ठीक है, उसके बाद हो गया किमनी, किमनी, किमनी गांव, किमनी गांव गुफा। ठीक है, किमनी गांव में। फिर हो गया मल्लारी, मौलारी। ठीक है, मलारी। तो ये कहाँ है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया चमोली। अब यहाँ से आपके 2 पॉइंट हो गए। पहला हो गया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाखू गुफा होगी, वेथाप गुफा हो गई, पेटसाल होगी। ठीक है, अल्मोड़ा में। फिर दूसरा पॉइंट हो गया चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोरखिया गुफा होगी, किमनी गांव में जो गुफा है, किमनी गुफा या किमनी गांव गुफा जो भी बोलेंगे। और तीसरी होगी मलारी गांव में। ठीक है, मलारी गांव या मलारी गांव गुफा जो भी होगी, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब है कि किस जो राज्य है, राज्य का कौन सा प्रागैतिहासिक पुरास्थल था जहाँ से क्या मिला है, सोना मिला है। कितना, 5.2 kg सोने का मुखौटा मिला है। तो सोने का मुखौटा ये मिला है आपका कहाँ से दोस्तों, मलारी गांव से। ठीक है, मलारी गांव से। एक पॉइंट ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.2 kg सोने का मुखौटा। तो ये हो गया डैश करके मलारी गांव। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं, यानी
यहाँ लिखेंगे नीले रंग के शैल चित्र। तो नीले रंग के शैल चित्र कौन से पुरा स्थल से मिलते हैं? ये हो गया हुडली। ठीक है, हो गया हुडली। तो हुडली कहाँ है? यूके। यूके क्या? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। उत्तराखंड मत समझना, उत्तराखंड में ही है लेकिन उत्तरकाशी है इस यूके का मतलब। ठीक है, तो नीले रंग के शैल चित्र हो गए हुडली में। अब देखो जो 8 क्या है? तांबे की क्या है? ताम्र मानवाकृति है, मानवाकृति। तो ये यानी मानव की आकृति। ठीक है, तो इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, ये हो गया पिथौरागढ़। एक पॉइंट हो गया आपका ये, एक पॉइंट हो गया ये। ठीक है, नीले रंग का शैल चित्र हुडली उत्तरकाशी और ये पिथौरागढ़। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से मिला है? यानी यहाँ पे लिख देंगे योग मुद्रा में मानव का चित्रण, यानी योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से मिला है? फलसीमा अल्मोड़ा से, फलसीमा अल्मोड़ा। ठीक है, यानी अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में मिला है। ठीक है, योग मुद्रा में। और 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कहाँ मिला है? 14 नृतकों का, नृतक मानी जो नृत्य करते हैं। ठीक है, का सुंदर चित्रण, चित्रण लिख लो, 14 नृतकों का चित्रण। तो ये मिला है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ? कोष्टक में लिखो कसार। ठीक है, कोष्टक में कसार। ठीक है, उत्तराखंड का आद्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका आद्य इतिहास का प्रमुख स्रोत, यानी जो आद्य इतिहास है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? पौराणिक ग्रंथ है। ठीक है, पौराणिक यानी पुराने जो क्या हैं? ग्रंथ हैं वो है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? यानी उत्तराखंड का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ, तो पहला कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें क्या मिलता है? उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया क्या? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हो गया। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? यानी ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि। ठीक है, देवभूमि या क्या? मानीसियों, मानीसियों की पूर्ण भूमि, मानीसियों की पूर्ण भूमि। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि देवभूमि कौन से वेद में कहा जाता है? ठीक है, कौन से धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। यानी और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानीसियों की पूर्ण भूमि कौन से वेद में कहा गया है? तो इसका आंसर भी हो गया ऋग्वेद। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया कि आद्य इतिहास है जो वो प्रमुख स्रोत क्या है उसका? तो पौराणिक ग्रंथ है। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड में। अगला हो गया आपका उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु, यानी उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द किसने प्रयुक्त किया था? उत्तर कुरु शब्द, उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया था ऐत्रेय ब्राह्मण ने। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ने। ठीक है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण ने। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जो
जो उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा है वो किस में है? तो उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा, तो सर्वाधिक चर्चा किस में है उत्तराखंड की? क्या हो जाएगा आंसर? स्कंद पुराण, यानी कौन से पुराण में होगी? स्कंद पुराण में। एक पॉइंट आपका ये हो गया। और दूसरा ये है, स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? स्कंद पुराण में यूके को नाम, यानी स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है? तो पहला पॉइंट हो गया आपका मानस खंड, और दूसरा हो गया केदारखंड। ठीक है, केदारखंड पहला हो गया मानस खंड और केदारखंड। ठीक है, अब आ गया जो हरिद्वार है, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखेंगे हरिद्वार से हिमालय तक, यानी ये किस में? स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक को क्या कहेंगे? जो हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र होगा उसे केदारखंड कहेंगे। ठीक है, केदारखंड, यानी ये केदारखंड कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल? गढ़वाल बोलते हैं। तो इसको स्कंद पुराण में क्या कहते थे? केदारखंड। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, या तो केदारखंड से बनेगा या तो मानस खंड से, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, जो नंदा देवी पर्वत है वहाँ से कालागिरी तक के क्षेत्र को, यानी नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक, यहाँ लिखो कालागिरी तक, नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? मानस खंड। ठीक है, मानस खंड पहला हो गया केदारखंड, दूसरा हो गया मानस खंड। ठीक है दोस्तों, और अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, और जो मानस खंड और केदारखंड है इसको संयुक्त क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को पुराणों में क्या कहा जाता है? जो मानस खंड व केदारखंड को संयुक्त, तो इनको संयुक्त रूप में कहते हैं उत्तराखंड, दूसरा हो गया ब्रह्मपुर, और तीसरा हो गया खसदेश। ठीक है, खसदेश, तीन हो गए पॉइंट। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा मानस खंड व केदारखंड को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन में या तो उत्तराखंड, या तो ब्रह्मपुर, या तो खसदेश आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाएगा पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? जो पाली भाषा है, ठीक है, पाली भाषा बताया था ना मैंने आपको, अगर आपने सेशन नहीं देखा पिछला तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य है उसमें क्या कहा गया है उत्तराखंड को? बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हिमवंत, हिमवंत। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमवंत किसे कहा जाता है? पाली कौन सी भाषा के लिए कहा जाए? तो पाली भाषा आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा हिमवंत कौन से साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है? तो ये आ जाएगा बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है गढ़वाल क्षेत्र को का जो वैदिक काल है, हेमवत व महाभारत काल उत्तर कुरु नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल में
गढ़वाल को जानते हैं किस किस रूप में? हेमवत में, ठीक है, हेमवत रूप में। फिर और महाभारत काल में महाभारत काल में किससे जाना जाता है? उत्तर कुरु से, ठीक है, उत्तर कुरु। गढ़वाल को वैदिक काल में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वैदिक काल, यानी गढ़वाल को वैदिक काल में किस रूप से जाना जाता है? हेमवत में। और महाभारत गढ़वाल को यहाँ पे लिखेंगे, गढ़वाल को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पुराण काल में किस रूप में जाना जाता है? पुराण काल में कौन से रूप में? गढ़वाल को केदार खंड के रूप में, ठीक है, केदार खंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, जो ये था ना, मनुष्यों के आदि पूर्वज, ठीक है, उनका जो निवास स्थान था, जो कि कुबेर की राजधानी थी, वो कहाँ थी? यानी यहाँ लिखेंगे मनुष्यों के पूर्वज मनु का विकास, मनुष्यों के जो पूर्वज थे मनु का विकास, जो मनु का विकास हुआ, ठीक है दोस्तों, उनका निवास वो कुबेर की राजधानी। तो कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी, ठीक है, अलकापुरी थी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पूर्वज मानव थे उनका विकास निवास स्थान कहाँ था? तो अलकापुरी। या क्वेश्चन आ जाएगा कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो अलकापुरी, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है दोस्तों। जो प्राचीन ग्रंथ है अलकनंदा, जो प्राचीन ग्रंथों में, ठीक है, अलकनंदा के यहाँ पे लिखो, जो हमारे क्या थे? प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ थे, ठीक है दोस्तों। तो इनमें जो अलकनंदा के उद्गम बद्रिकाश्रम, जो जो क्या था? अलकनंदा उद्गम व बद्रिका, यानी बद्रिका जो क्या था? आश्रम, ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? अलकापुरी। यानी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अलकापुरी, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र को अलकापुरी बोलेंगे? अलकनंदा के उद्गम स्थल और बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथ में अलकापुरी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है भगवान राम थे, उन्होंने अंतिम समय में अपनी तपस्या कहाँ की थी? भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की, कहाँ की? अंतिम समय में तपस्या की। तो अंतिम समय में उन्होंने तपस्या कहाँ की थी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग तो सुना होगा आपने, ठीक है दोस्तों। देवप्रयाग कहाँ है? ये देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में आता है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल यानी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है दोस्तों। देवप्रयाग ऋषिकेश से थोड़ा पीछे, ठीक है, देवप्रयाग हो गया। 5 प्रयागों में से ये एक है, ठीक है, देवप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ गया कि लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या कहाँ की थी अंतिम समय में?
तो लक्ष्मण जी ने की थी, लक्ष्मण जी ने अंतिम समय में तपस्या, तो लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन। ये भी कहाँ है? ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में, ठीक है। तो ये भी टिहरी में है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। अब देखो, जो बाणासुर था उसकी राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर, ठीक है, ज्योतिषपुर किसकी राजधानी थी? बाणासुर की, ठीक है। और केदारनाथ जो है उसको प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? केदारनाथ को केदारनाथ जी को प्राचीन ग्रंथ में कहते हैं, क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ में केदारनाथ को? है कुछ आइडिया? भृंगतुंग, ठीक है, भृंगतुंग। तो आपने कई जगह मंत्रों में सुना होगा भृंगतुंग बोला जाता है, ठीक है। तो केदारनाथ जी का प्राचीन नाम है, ठीक है। चलते हैं। अब देखो, जो महाभारत थी, ठीक है, महाभारत में जो वन पर्व है, तो वन पर्व किसको बोलेंगे? जो वन पर्व है उसमें जो लोमस ऋषि थे, एक क्या थे? लोमस ऋषि। उन्होंने क्या की? पांडवों के साथ बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, ठीक है। लोमस ऋषि के साथ पांडव बद्रीनाथ यात्रा वर्णन, बद्रीनाथ यात्रा वर्णन, ठीक है। बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं महाभारत में जो वन पर्व था उसके अनुसार पुलिंद राजा जो थे उन सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? भारत में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, तो जो पुलिंद राजा थे सुबाहु, उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। कहाँ है श्रीनगर? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में विद्यापीठ, कौन से विद्यापीठ थे? तो गढ़वाल में दो विद्यापीठ, तो गढ़वाल में दो विद्यापीठ कौन कौन से थे? पहला हो गया बद्रिकाश्रम, ठीक है, बद्रिकाश्रम, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका कण्वाश्रम, ठीक है, कण्वाश्रम यानी कण्वा का आश्रम, कण्वाश्रम, ठीक है। ये दो क्या हो गए? विद्यापीठ हो गए प्राचीन समय में, ठीक है दोस्तों। जो दुष्यंत है, दुष्यंत कौन थे? राजा दुष्यंत, और जो शकुंतला थी, शकुंतला, उनका प्रेम प्रसंग कहाँ शुरू हुआ था? कण्वाश्रम में, ठीक है, कण्वाश्रम में, बीच में लिख दो प्रेम प्रसंग, यानी इनका प्रेम प्रसंग कण्वाश्रम में हुआ था। ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट। और
हम्म, जो भरत थे, ठीक है, इनका नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। भारत भरत के नाम से पड़ा है, ठीक है। तो भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णाश्रम में। भी कर्णाश्रम में भरत का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो कालिदास जी थे, ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की थी? कौन से महाकाव्य की रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य की रचना। और ये कहाँ की थी? कर्णाश्रम में। तो जितने भी शकुंतला या दुष्यंत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, लगभग लगभग उनका जो रिलेशन कर्णाश्रम से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो कर्णाश्रम इसका आंसर हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, 90% इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो कर्णाश्रम है वो कौन सी नदी के किनारे है? कर्णाश्रम यह मालिनी नदी के किनारे, मालिनी नदी के किनारे, ठीक है। कर्णाश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। जो गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ रहती थी, जिन्हें आर्य कहा जाता है, उनके समय में क्या हुआ था? अब यहाँ लिखो, खस जाति के समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार। यानी क्वेश्चन आ जाएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार कौन सी जाति के समय हुआ था? तो आंसर आ जाएगा खस जाति। या क्वेश्चन आ जाएगा खस जाति के समय कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। आएगा गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है दोस्तों। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? कोटद्वार। ये कहाँ है? ये भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में है? कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में है? स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण। प्राण मत बोल देना कोई दोस्तों, ठीक है, प्राण मत बोलना, ये प्राण नहीं, ये पुराण है, ठीक है। स्कंद पुराण में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र की? चलते हैं नेक्स्ट। जो अल्मोड़ा है, ठीक है, क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है, उसके निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? जाखन देवी मंदिर। जो जाखन देवी मंदिर है, किसके निवास की पुष्टि होती है इनसे? तो इनसे यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। आंसर आ जाएगा यक्षों की निवास की पुष्टि, निवास पुष्टि। तो जो यक्ष होंगे उनके निवास की पुष्टि होती है किससे? अल्मोड़ा की जो जाखन देवी मंदिर है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं कुमाऊं क्षेत्र के जो नाग मंदिर है, तो नाग मंदिरों से किसकी पुष्टि होती है? यहाँ पे लिख देंगे कुमाऊं
में नाग मंदिर से किसकी पुष्टि होती है? नागों के निवास की। जो नाग होते हैं, नागों के निवास, ठीक है, नागों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, फिर जो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है कुमाऊं का? नाग मंदिर कौन सा हो गया? बीनाग या बेनी नाग बोलते हैं, ठीक है, या तो बीनाग भी बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम बेनी नाग। तो बेनी नाग कहाँ है? ये हो गया पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों, बेनी नाग हो गया पिथौरागढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया जो कालसी है, ठीक है, कालसी हो गया, लाखा मंडल हो गया, ठीक है, सिरोली हो गया, सिरोली, फिर मंडल हो गया, ठीक है, और माणा हो गया। ये जो जगह है, ठीक है, तो इन जगहों से क्या मिले हैं? शिलालेख। क्या मिले हैं? शिलालेख। तो शिलालेख यहाँ से मिले हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा अगला, जो अल्मोड़ा की मुद्रा है, अल्मोड़ा मुद्रा पर कुड़िंद शासकों का नाम है। कौन से कुड़िंद शासक का नाम है? ठीक है, जो कुड़िंद शासक रहते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे कुड़िंद शासक का नाम। अल्मोड़ा मुद्रा पर कुड़िंद शासक का नाम। तो कौन से शासक थे वो? एक हो गया आसेक गोमित्र, ठीक है। तीसरा हो गया हरदत्त, ठीक है। चौथा हो गया शिवदत्त, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 हो गए, ठीक है। इनके क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं कहाँ? अल्मोड़ा की मुद्रा पे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो देहरादून का कालसी है, ठीक है, जो देहरादून का कालसी है, ठीक है, तो 257 जो ईस्वी पूर्व प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, ठीक है, जो कि कैसा शिलालेख है? प्राकृत भाषा का, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि का क्या है? शिलालेख है। तो ये शिलालेख किसका है? तो देहरादून का शिलालेख जो कालसी का आएगा वो किसका है? सम्राट अशोक का, ठीक है, सम्राट अशोककालीन, ठीक है। तो अशोककालीन का शिलालेख है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। जो लाखा मंडल है वहाँ से कौन सा शिलालेख मिला है? तो लाखा मंडल लिखो, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख लिखो। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी ईश्वरा, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा, ठीक है दोस्तों। आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। त्रिशूल लेक कहाँ पे है? त्रिशूल लेक, तो ये आ जाएगा गोपेश्वर व बाड़ाहाट से, ठीक है, गोपेश्वर व बाड़ाहाट, ठीक है।
कई लोग सोचते हैं त्रिशूल लेक केवल गोपेश्वर में, लेकिन दूसरा आंसर इसका बाड़ाहाट भी है। अगर गोपेश्वर ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में बाड़ाहाट हो सकता है, तो आंसर उस टाइम पे बाड़ाहाट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पांडुकेश्वर है, ठीक है, पांडुकेश्वर सुना होगा आपने, पांडुकेश्वर हो गया, कंडारा हो गया, ठीक है, चंपावत हो गया और बैजनाथ हो गया। इन जगहों से क्या मिले हैं? ताम्रपातीय लेख मिले हैं। ठीक है, तो ये कौन से राजाओं के थे? कार्तिकेयपुर राजा, कार्तिकेयपुर राजाओं के। ठीक है, क्या मिले हैं? ताम्रपातीय लेख। ठीक है, यानी तांबे के लेख मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो उत्तराखंड है हमारा स्टेट। ठीक है, प्राचीन काल में जो उत्तराखंड पर शासन सॉरी उत्तराखंड पर शासन करने वाली फर्स्ट राजनीतिक शक्ति, यानी जो राजा लोग थे, जो शासक थे। ठीक है, तो पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी उत्तराखंड पर शासन करने वाली? कौन सी थी? है किसी को अनुमान? कुणिंद शासक। ठीक है, तो कुणिंद शासक क्या थे? फर्स्ट थे, पहली राजनीतिक शक्ति थी जो उत्तराखंड पे जिन्होंने शासन किया। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ये कैसे? जो कुणिंद लोग थे, कुणिंद यहाँ लिखो, कुणिंद अधीन थे डैश करके मौर्यों के यानी मौर्यों के अधीन थे। ये कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब कैसे पता लगता है? कालसी शिलालेख से। ठीक है, जो कालसी का शिलालेख है वहाँ से पता लगता है कि कुणिंद लोग किसके? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कुणिंद वंश का शक्तिशाली शासक, कुणिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ मूर्ति। ठीक है, अमोघ मूर्ति हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो जो अमोघ मूर्ति था, तो इसकी मृत्यु के बाद किसका शासन हुआ? शकों का। ठीक है, शकों का शासन हो गया। ठीक है, और शकों के बाद किसका शासन हुआ? कुषाणों का। ठीक है, कुषाणों का। ठीक है दोस्तों, और जो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है जो 6वीं शताब्दी थी। ठीक है, 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी थी। उसमें उत्तराखंड पर किसने अधिकार किया? उत्तराखंड पर कन्नौज के कौन थे? मौखरियाँ। कन्नौज के मौखरियों ने क्या किया? उत्तराखंड पर अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में। और मौखरियों के बाद किसने किया? हर्ष ने। ठीक है, हर्ष कौन था? हर्षवर्धन बोलते हैं जिसको, हर्षवर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश का हर्ष ने यहाँ
और हर्ष के समय उत्तराखंड की यात्रा किसने की थी? ये क्वेश्चन पॉपुलर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। हर्ष के समय उत्तराखंड की यात्रा की किसने की थी? वेन सांग ने, ठीक है। किसने? वेन सांग ने, यानी ये कहाँ का था? चीनी यात्री था, ठीक है। तो इसने इस राज्य को क्या कहा था? इसने इस राज्य को कहा था पो ली ही मो पू लो, ये कहा था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ब्रह्मपुर, ठीक है, ब्रह्मपुर। यानी ब्रह्मपुर किसने कहा था उत्तराखंड को? तो आंसर हो जाएगा वेन सांग ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वेन सांग ने हरिद्वार को क्या कहा? ठीक है, वेन सांग ने हरिद्वार को कहा, लिखो, वेन सांग ने हरिद्वार को कहा, क्या कहा? मयूरपुर, ठीक है। यानी मो यू लो बोला उसने। मो यू लो का मीन हो गया मयूरपुर, ठीक है। मयूरपुर कहा उसने, किसको? हरिद्वार को। किसने? वेन सांग ने, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना बताया? हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया 20 ली, ठीक है। तो जो उत्तराखंड है उसमें प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? प्रथम राजवंश यानी ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी शासनों को माना जाता है, ठीक है। प्रथम राजवंश या प्रथम ऐतिहासिक। तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको बोलेंगे? कार्तिकेयपुर या कत्यूरियों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कत्यूरी राजवंश को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनकी क्या है? जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, ठीक है दोस्तों, इनके कुल कितने अभिलेख हैं? 8 लेख हैं, ठीक है। इनके 8 लेख हो गए, ठीक है। तो इनकी लिपि क्या है? कुटिला। इनकी लिपि होगी कुटिला, लिपि हो गई कुटिला, ठीक है दोस्तों। कुटिला इनकी लिपि होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 700 से जो 700 ईस्वी है से 1050 ईस्वी तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश था। कौन सा राजवंश? कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इनकी पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली से, जो चमोली थी, चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी, ठीक है। तो राजवंश की राजधानी, तो राजधानी लिख देंगे कार्तिकेयपुर, यानी कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। तो कार्तिकेयपुर कहाँ है? चमोली में, ठीक है। और बाद में इन्होंने राजधानी बनाई, बाद में ये बनाई बागेश्वर के बैजनाथ घाटी में, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे बागेश्वर के बैजनाथ में, ठीक है दोस्तों। जो कार्तिकेयपुर थे उनकी पहली राजधानी थी चमोली के कार्तिकेयपुर स्थान पे। फिर बाद में इन्होंने चेंज की थी कहाँ? बागेश्वर के बैजनाथ घाटी में, ठीक है।
जो कार्तिकेयपुर था, अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का प्रथम वंश का राजा यानी प्रथम राजा कौन सा था, ठीक है। तो ये हो गया बसंत देव, बसंत देव हो गया, ठीक है। बसंत देव क्या था, पहला राजा था कार्तिकेयपुर का, ठीक है। फिर बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। बसंत देव के बाद ये हो गया था खरपर देव, ठीक है, खरपर देव की, खरपर देव वंश, ठीक है। खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी किसके बाद, बसंत देव के बाद, ठीक है। एक ही हो गया। फिर आता है, फिर था निम्बर था एक, तो निम्बर कौन से मत का अनुयायी था, तो शैव मत का अनुयायी, ठीक है, अनुयायी। और जो निम्बर वंश का शासक था, जो निम्बर वंश था उसका वह कौन सा शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा, यानी निम्बर वंश का शासक जिसने उत्तराखंड को एक साथ बांधना चाहा, ठीक है, एक सूत्र में बांधना चाहा यानी एक साथ रखना चाहा, ठीक है। तो ये कौन था, इष्टगण देव, ठीक है। कौन था, इष्टगण देव। कौन था ये, निम्बर का पुत्र था, ठीक है, निम्बर पुत्र इष्टगण देव, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका यहाँ से। फिर जो जागेश्वर है, ठीक है, जागेश्वर धाम है, ठीक है। यहाँ जो है नव दुर्गा माँ होगी, महिषमर्दिनी हो गई, ठीक है, नव दुर्गा होगी, महिषमर्दिनी होगी। फिर तीसरा हो गया लकुलीस और नटराज, लकुलीस और नटराज, ये क्या है, मंदिर है, ठीक है दोस्तों। तो ये मंदिर है, तो इनका निर्माण किसने कराया था, इष्टगण देव ने, ठीक है, इष्टगण देव ने। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नटराज मंदिर का निर्माण जागेश्वर धाम में किसने कराया था, तो आंसर हो गया इष्टगण देव, यानी या लकुशीस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जागेश्वर में, इष्टगण देव ने, ठीक है, यानी नव दुर्गा या महिषमादिनी, ठीक है। इनका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, जो बैजनाथ है, बैजनाथ में मंदिर निर्माण, तो ये किसने करवाए थे, ललित सूरदेव के पुत्र भूदेव ने। किसने कराए थे, भूदेव ने, ठीक है। तो बैजनाथ में मंदिरों के निर्माण भूदेव ने करवाए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कार्तिकेयपुर जो राजा थी उनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत, यानी कार्तिकेयपुर राजभाषा क्या होगी, संस्कृत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनका उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ था, यानी वो उत्तराखंड में कब आए थे, ठीक है। अब लिखो आदि गुरु
शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उत्तराखंड में आए। तो उत्तराखंड में कब आए? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर शासकों के काल में, ठीक है, या कत्यूरी शासकों के काल में, कार्तिकेयपुर शासक के काल में, शासकों के समय, ठीक है। जो कार्तिकेयपुर शासक थे उनके टाइम आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो शंकराचार्य जी थे, इनका एक और पॉइंट है, शंकराचार्य थे, इन्होंने अपना शरीर त्याग कब किया? 820 ईस्वी में शरीर त्याग। तो इन्होंने 820 ईस्वी में शरीर त्याग किया था। तो कहाँ किया था ये? केदारनाथ में, ठीक है। किसने किया था? आदिगुरु शंकराचार्य ने। कब किया था? 820 ईस्वी में, ठीक है। जो कुमाऊं क्षेत्र था, जो कत्यूरी थे, इनके बाद किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? यानी कुमाऊं में कत्यूरी से चंद सत्ता स्थापित हुई। तो चंद सत्ता कैसे स्थापित हुई? सोमचंद से, ठीक है, सोमचंद से। यानी किसके बाद? कत्यूरी के बाद चंद सत्ता सोमचंद से स्थापित हुई, ठीक है। तो जो चंद वंश था उसका एक शासक था, ठीक है। कौन? उसका एक शासक था इंद्रचंद। कौन था? इंद्रचंद। तो इसने क्या किया? रेशम वस्त्र उत्पादन शुरू किए, ठीक है। रेशम के वस्त्र उत्पादन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। जो 10वीं शताब्दी थी, 10वीं शताब्दी पंद्रह सौ 62 ईस्वी में चंदों की राजधानी कहाँ थी? जो चंद थे की राजधानी, यानी चंद की राजधानी होगी चंपावत, ठीक है। ये तो काफ़ी सरल है याद करने के लिए, चंद से चंपावत हो गया, ठीक है। तो ये चंद की राजधानी कहाँ होगी? 1562 में चंपावत में, ठीक है। फिर 1563 में जो चंदवंश थे, ठीक है, 1563 में चंदवंश थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ बना दी? अल्मोड़ा। चंपावत से कहाँ बनाई? नोट करो, अल्मोड़ा। तो ये कौन से शासक थे? बलदेव, ठीक है। कौन से शासक थे? बलदेव। बलदेव ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन की थी, ठीक है। राजधानी परिवर्तन कैसे? पहले चंपावत थी 1562 तक चंदवंश की, ठीक है। उसके बाद 1563 में चंदवंश की चंपावत से अल्मोड़ा चेंज कर दी, ठीक है, राजधानी। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है नेपाल के जो अशोक चल शासक थे, ठीक है। नेपाल शासक थे, नेपाल के शासक अशोक चल, ठीक है। नामक स्थान पर नेपाल के शासक थे जो अशोक चल नामक स्थान पर उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण किया और कुमाऊं
को क्या किया, अपने अधीन किया। कुमाऊँ अपने अधीन किया, अपने अधीन, यानी कुमाऊँ पर आक्रमण किया और अपने अधीन कर लिया। कब? 1191 ईस्वी में। ठीक है। फिर जो भारतीय चंद थे उन्होंने क्या किया, जो भारतीय चंद ने कुमाऊँ को आज़ाद कराया। किससे आज़ाद कराया? किससे? अशोक से। ठीक है। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। दिल्ली के सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या किया, कौन से चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी, यानी किस चंद राजा को गरुड़ उपाधि दी? चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी। तो कौन से चंद राजा थे जिनको गरुड़ की उपाधि दी थी? तो ज्ञानचंद्र को। ठीक है, ज्ञानचंद्र को। ज्ञानचंद्र को क्या दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों। अब कुमाऊँ क्षेत्र था, तो कुमाऊँ क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली कब किसने शुरू की? तो लिखो, कुमाऊँ में ग्राम प्रधान नियुक्त व भूमि निर्धारण प्रणाली तो भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की थी? चंद राजाओं ने। ठीक है, ये भी चंद राजाओं ने की थी। ठीक है, चंद राजा ने। ठीक है। अगला हो गया चंद राजाओं का राज चिन्ह। इनका राज चिन्ह था, राज चिन्ह क्या था? गाय। ठीक है। अगला हो गया चंद और मुगलों के बीच जो संबंध थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जहांगीरनामा से। ठीक है, चंद व मुगलों के बीच क्या थे? संबंध। ये कहाँ से मिलते हैं? जहांगीरनामा से। एक टॉपिक ये हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया ये राज चिन्ह क्या हो गया? गाय। तीसरा हो गया ग्राम प्रधान नियुक्त किसने किया? चंद राजाओं ने कुमाऊँ में। ठीक है। और भूमि निर्धारण प्रणाली किसने किया था? चंद राजाओं ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो कुमाऊँ में चंद शासन थे उनका अंत कब हुआ? लिखो, कुमाऊँ में चंद शासन का अंत। ठीक है। तो चंद शासन का अंत कब हुआ था? 1790 में, यानी 1790 में। ठीक है। और किसने किया था? आप सबके प्यारी नेपालियों ने। ठीक है, नेपालियों ने। कौन से नेपाली? गोरखा, यानी गोरखाओं ने। ठीक है, नेपाली गोरखाओं ने। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया चंद वंश का अंतिम शासक। तो चंद वंश का अंतिम शासक हो गया आपका कौन? महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। जो अल्मोड़ा शहर था, ठीक है,
अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? मल्ला महल किला था, उसका निर्माण किसने करवाया था? महल, कौन सा महल? मल्ला महल, मल्ला महल का निर्माण। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया आपका रुद्र चंद। ठीक है, रुद्र चंद्र ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अल्मोड़ा का जो पलटन बाज़ार है उसमें लाल मंडी का निर्माण किसने करवाया था? अल्मोड़ा का पलटन बाज़ार है, यहाँ लाल मंडी किला निर्माण, लाल मंडी किला निर्माण किसने करवाया था? कल्याण चंद्र ने। ठीक है, कल्याण चंद्र ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, ओके, देखने के लिए, सेशन को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब दिस चैनल, और उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो आपको आती रहेगी, डेली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, और सुबह में आप करंट अफेयर देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ओके दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।